दोस्तों, आज मैं एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं इंग्लिश विद शकील चौधरी। और अंग्रेजी जो है मेरा बहुत बड़ा पैशन है। और मैंने इसके लिए किताब भी लिखी है जिसका टाइटल है हैंडबुक ऑफ फंक्शनल इंग्लिश। और आज मेरे साथ मौजूद हैं रिशाद बुखारी साहब। बुखारी साहब, वेलकम टू द शो। Thank you. I'm really तो glad to be here. अच्छा रिशाद साहब, आज मैं बात करना चाह रहा हूं कुछ कॉमन एरर्स की जो इंडिया पाकिस्तान में अंग्रेजी बोलते वक्त लोग जो गलतियां करते हैं। और नेटिव स्पीकर्स कम से कम जो हैं, जो अहले ज़बान जिनको हम कहते हैं, वो उस तरह की गलतियां या वो उस तरह से उनको यूज नहीं करते। तो मसलन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि यू आर मेकिंग, सॉरी, वो कहते हैं यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक, जबकि अहले ज़बान जो है ना वो कहेंगे कि यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। या आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक। तो आपके ज़हन में कुछ हैं ऐसे एक्सप्रेशंस जो हम यहाँ पे यूज करते हैं लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स या अहले ज़बान इस्तेमाल नहीं करते? जी शकील साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। मेरे लिए भी ये एक बड़ी लर्निंग का मौका है कि मैं आपसे कुछ ये चीज़ें सीख भी सकता हूँ और कुछ गलतियाँ भी ठीक कर सकता हूँ। जैसा आपने फरमाया कि अंग्रेज़ी एक तरह से हमारे तालिब इल्मों की बड़ी तादाद के फेल होने की वजह है पाकिस्तान, क्योंकि ये एक ऐसा हवा बन गया है कि जिससे सब लोग नबर्द आज़मा हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पा रहा कि यार इसको हम कैसे इस पे काबू पाएँ या इस पे उबूर हासिल करें। तो मेरा ख़्याल ये है कि आपका ये प्रोग्राम अगर हमारी उन मिस्टेक्स को ठीक करने में हमारी मदद कर सके, जो हम एक नेटिव एनवायरनमेंट में ना रहने की वजह से ख़ास तौर पे अख्तियार कर लेते हैं, या अपने माहौल के ज़ेर असर या अपनी ज़ुबान के ज़ेर असर हम जो गलतियाँ अंग्रेज़ी में करते हैं, तो वो अगर ठीक हो जाए तो ये एक बड़ी खिदमत है। तो आई कांग्रेचुलेट यू फॉर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम। थैंक तो यू वेरी मच जैसे सर। आपने जी, जी। जैसे आपने कहा कि मेकिंग और कमिटिंग का फ़र्क है, वैसे तो मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ी-सी आप और भी वज़ाहत करें कि आखिर फ़र्क क्या है? कमिटिंग कह दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? ज़ाहिर है मैं अमेरिका में तो नहीं बैठा ना, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ। तो अगर मैं कमिटिंग ए मिस्टेक कह दूँ, मेकिंग ए मिस्टेक के बजाय, तो क्या उससे कोई आसमान टूट पड़ेगा? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसमें रिशाद साहब ये देखिए कि जैसे हम कहते हैं कि काठ की हंडिया बार बार चूल्हे नहीं चढ़ती। हुँ, अब हुँ। काठ की जगह अगर आप लकड़ी भी कह देंगे हुँ, तो हुँ। कन्वे हो जाएगा, लेकिन वो लोग कहेंगे कि यार इस बंदे को इडियोमैटिक उर्दू नहीं आती। तो सही इसी है। तरह से जो इडियोमैटिक जो अंग्रेजी है हुँ, उसमें हुँ। वो अपना अपने आप को गोया अलग कर रहे होंगे, यानी अहले ज़बान से। तो अहले ज़बान फौरन वो समझ जाएंगे कि इनकी अंग्रेजी जो है ना वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है शायद। तो सही। उसकी मैं मिसाल कुछ और आपको दूं। मसलन हमारे यहाँ भिंडी को लेडी फिंगर कहा जाता है, जी। इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। अब हुँ, हुँ। नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो भिंडी को लेडी फिंगर नहीं कहते। तो इस तरह से अगर अंग्रेजी से आपने कम्युनिकेशन का काम लेना है तो कम्युनिकेशन का मकसद तो इसमें फिर हर्ट होगा। तो आपको वही लफ्ज यूज करना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज हो रहा है। तो अमेरिका में भी और बर्तानिया में भी भिंडी को जो है वो ओकरा कहा जाता है। इसी सही तरह है। से चने को हमारे यहाँ ग्राम कहते हैं। एक दफा एक ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट ने मुझसे पूछा, अखबार में लिखा हुआ था ग्राम प्राइसेस। हुँ, हमारा हुँ। एक अखबार है बिजनेस रिकॉर्डर, उसमें इन अजनास की प्राइसेस छपती हैं, तो उसमें ग्राम लिखा हुआ था। तो हुँ, उनको हुँ। समझ नहीं आई कि ग्राम क्या चीज है। तो ही आस्क्ड मी, तो मैंने कहा जी ये चिक पीस को कहते हैं। सही। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हमने लोकल वो बना लिए हैं अच्छा उससे। शकील जी, प्लीज़ गो जी ऑन। सर। नहीं, आप बात मुकम्मल कर लें। हाँ, तो इसी तरह से बहुत सारे लफ्ज हैं, जैसे हमारे यहाँ लेग पुलिंग कहा जाता है, जी। किसी की टांग खींचना। जबकि जी। अंग्रेजी में जो है ना लेग पुलिंग का मतलब है मजाक में कोई बात करना। आर यू पुलिंग माई लेग? वो मजाक के सेंस में होगा, ना कि वो किसी को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, वो उस सेंस में नहीं होता। सही है।
शकील साहब, मेरे भी जहन में कई अल्फाज हैं, और ये लेग पुलिंग का आपने बड़ा मुझे अच्छा क्लियर किया, क्योंकि वाकईतन लेग पुलिंग, क्योंकि हमारे यहाँ भी टांग खींचने का मुहावरा इस्तेमाल होता है उर्दू में, तो शायद उससे जी इसको कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो ये उससे थोड़ा सा इसका मानी मुख्तलिफ है। लेकिन जैसे एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, मिस है, हम किसी हादसे के लिए या गलती के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन हम इसको ये देखे बगैर इस्तेमाल कर लेते हैं कि इससे हम क्या कन्वे कर रहे हैं, हम कौन सा वाक्य को क्या सही तौर पे बयान कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं मिसहैप को? जी रिशाद साहब, मिसहैप जो लफ्ज है ना, ये बड़े माइनर से छोटे से एक्सीडेंट के लिए यूज होता है। हम्म, कि जैसे आप चाय पी रहे हैं, चाय गिर गई कपड़ों पे। हम्म, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी बड़े बड़े अखबार जो हैं वो सीरियस एक्सीडेंट के लिए भी मिसहैप का लफ्ज यूज करते हैं। मसलन टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने कुछ अरसा पहले देखा, वो सीरियस एक्सीडेंट था, 8-10 लोग उसमें मारे गए, लेकिन उन्होंने उसको मिसहैप, हेडलाइन में मिसहैप का लफ्ज यूज किया, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। इसी तरह से हमारे यहाँ एक लफ्ज यूज होता है अप्रूवर, हम्म, वादा माफ गवाह या सुल्तानी गवाह के लिए। ये भी जो है ना, अब ऐसा लफ्ज है जो अमेरिका और बरतानिया दोनों में लफ्ज यूज नहीं होता। अमेरिका में इसके लिए लफ्ज यूज होता है कि ही हैज टर्न्ड स्टेट्स एविडेंस, और बरतानिया में कहते हैं कि ही हैज टर्न्ड क्वींस एविडेंस। हम्म, हमारे तो यहाँ डेंटर, डेंटर का एक लफ्ज बहुत यूज होता है कि जो गाड़ी का डेंट निकालता है, हम्म, जबकि बरतानिया में इसके लिए लफ्ज यूज होता है पैनल बीटर, या अमेरिका में इसके लिए लफ्ज है ऑटो बॉडी मैकेनिक। हम्म, तो इस तरह के जो है ना बहुत सारे लफ्ज हैं जो इंडिया और पाकिस्तान में हमने खुद से बना लिए हैं। भले हम यूज करें अपनी डे टू डे लैंग्वेज में, लेकिन हमें इसका थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि नेटिव स्पीकर्स के साथ जब हम कम्युनिकेट करें तो इन लफ्जों को यूज ना करें। हमारे अच्छा। अखबारात में एक और लफ्ज यूज होता है, जैसे आफतजदा इलाका। हम्म, आफतजदा इलाके के लिए, जहां पे तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, या कोई जलजला हो, या फ्लड आ जाए, तो उसको वो कहते हैं कैलेमिटी हिट एरिया। जबकि नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो उसके लिए लफ्ज यूज करते हैं डिजास्टर एरिया। हम्म, अच्छा, इसी तरह से इंडिया में एक फ्रेज यूज होती है, कजन ब्रदर या हम्म, कजन सिस्टर। अब नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो बड़े हैरान होंगे ये एक्सप्रेशन सुन के, तो उसके बजाय आप ये कह सकते हैं मेल कजन या फीमेल कजन। जी रिशाद साहब। जी जी, ऐसे कुछ आपने ये अल्फाज बड़े बोले, बड़े दिलचस्प हैं, और मेरे जहन में भी कुछ अल्फाज आ रहे थे। जी जैसे जी। हमारे यहाँ मीडिया में आमतौर पे एक टर्म बड़ी इस्तेमाल होती है, घोस्ट स्कूल की। ये हम उन स्कूलों के लिए हम्म। करते हैं जो जिन पे अखराजात हो रहे हैं, तनख्वाहें जा रही हैं, सब कुछ है, लेकिन वो स्कूल एक्चुअली मौजूद नहीं है, या वहाँ पे स्कूल का काम नहीं हो रहा। तो ऐसे बहुत सारे घोस्ट स्कूल हमारे यहाँ सिंध में, पंजाब में, बहुत से इलाकों में दरियाफ्त भी हुए हैं, और उसकी खबरें आती रहती हैं। तो डू यू थिंक इट इज ए करेक्ट हाँ, उसमें टर्म? शाह साहब बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। गोस्ट स्कूल जो है, एक तो ये है कि जब हम बोले ना इसको, तो एच जो है साइलेंट है इसमें, इसको बोलना चाहिए गोस्ट स्कूल्स। तो घोस्ट गोस्ट स्कूल। जो है ये इस सेंस में नेटिव स्पीकर्स नहीं यूज करते, वो इसके बजाय फैंटम का लफ्ज यूज करते हैं। फैंटम एक जहाज भी होता था, आपके इल्म में होगा। और इसी तरह से फैंटम वोटर्स भी होते हैं, यानी जिनका वजूद नहीं होता लेकिन लिस्टों में वो मौजूद हैं। यानी इलेक्शन में अगर आपने फ्रॉड करना है तो उसमें फैंटम वोटर्स जो हैं वो काम आते हैं उसमें। हमारे यहाँ एक और लफ्ज भी यूज होता है बहुत ही, और हम उसको समझते हैं कि ये अंग्रेजी का लफ्ज है, वो है स्टेज सेक्रेटरी। अब स्टेज सेक्रेटरी का लफ्ज जो है ये ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका कहीं यूज नहीं होता, अगरचे हमें लगता है कि ये अंग्रेजी का लफ्ज है। और उसके लिए जो सही लफ्ज है वो है मास्टर ऑफ सेरेमनीज। उसको अमरीकियों ने जो है वो एमसी कर दिया, EMC एमसी। और एमसी जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। यानी जैसे हम कहें कि अली एमसीड लॉयर्स कन्वेंशन, यानी अली ने
वकला के कन्वेंशन में स्टेज सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दिए, या अली वाज द एमसी एट लॉयर्स कन्वेंशन। तो दोनों सेंस में तो अमरीकियों ने लैंग्वेज को बड़ा क्रिएटिव तरीके से चेंज किया है। सही है। तो ये अगर हम थोड़ा सा तब्दील कर दें तो ये क्या क्रिएटिविटी नहीं कहलाएगी? उसमें प्रॉब्लम ये आता है ना कि हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं अंग्रेजी के, क्योंकि अगर हम करेंगे तो बेशुमार मुल्क हैं जहां अंग्रेजी बोली जाती है, तो वो फिर जो है ना अंग्रेजी में जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है उसमें फर्क आएगा। ठीक है। मसलन एक अच्छा। पायलट है, जी। एक पाकिस्तानी पायलट है, वो पाकिस्तानी इंग्लिश बोल रहा है और वो फ्रांस के ऊपर से गुजर रहा है या फ्रांस में लैंड करना चाह रहा है, तो अगर उसका इस तरह से लोकल टच आ जाएगा तो कम्युनिकेशन कैन गेट हर्ट। मसलन राइट। सेवरल, सेवरल का एक लफ्ज है, सेवरल का मतलब मैनी नहीं होता, हमारे यहाँ मैनी के सेंस में सेवरल यूज होता है। तो नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो इसका जो मानी है जो डिक्शनरी में है वो है मोर देन टू बट नॉट मैनी। पर एक पायलट अगर ये कहता है या उसको कंट्रोल टावर ये कहता है कि देयर आर सेवरल प्लेन्स इन द एयर, तो एक पाकिस्तानी या इंडियन उससे समझेगा बहुत से जहाज हैं वहां पे, जबकि हकीकत में वो 2 3 या 4 हो सकते हैं, 8 9 10 नहीं होंगे। तो इस तरह से जो अंग्रेजी का एक रोल है एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज वो हर्ट होता है अगर हर मुल्क उसमें अपने लफ्ज बनाना शुरू कर दे। तो उसमें आपको चल। ये एहतियात करनी चाहिए कि आप जब गैर मुल्कियों से बात कर रहे हैं तो आप वही लैंग्वेज बोलें जो उसको समझ आए। मसलन हमारे यहाँ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की भी एक फ्रेज यूज होती है, इश्तहारी मुजरिम। अब ये अमेरिका बरतानिया में ये टर्म यूज नहीं होती, वो उसके लिए फ्यूजिटिव का लफ्ज यूज करेंगे। इसी तरह हमने एक फ्रेज बना ली है ओवर स्पीडिंग, कि जैसे अली अली वाज चलान्ड फॉर ओवर स्पीडिंग। तो नेटिव स्पीकर जो है ना वो कहेंगे कि अली गॉट अ स्पीडिंग टिकट। ठीक स्पीडिंग है ना जी? टिकट। हाँ, स्पीडिंग टिकट, चालान का भी लफ्ज अंग्रेजी में नहीं है। तो स्पीडिंग टिकट का मतलब दोनों चीजें उसमें आ जाती हैं कि चालान भी हो गया और उसको जो है वो एक यानी उसकी अच्छा, स्पीडिंग आपने का मतलब जी जी आपने ये चालान का जिक्र किया और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जिक्र किया और उससे पहले अप्रूवर का जिक्र किया, तो इसी से रिलेटेड इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है इनमें ज्यादातर चीजों में। जी जी तो पुलिस एक इदारे के तौर पे जब हम लिखते हैं तो आमतौर पे उसको वाहिद लिखते हैं, जैसे पुलिस इज डूइंग दिस, पुलिस इज आफ्टर समबडी। क्या तो आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। अगेन नेटिव स्पीकर जो है ना वो कहेंगे द पुलिस आर आफ्टर हिम, यानी आर्मी के साथ सिंगुलर लगता है लेकिन पुलिस के साथ जो है ये प्लूरल लगता है। इसमें एक और चीज भी मैं आपको आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं, कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनके साथ प्रॉपर अंग्रेजी में एस नहीं लगता, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है ना उनके साथ एस लगा देते हैं जो कि गलत होता है। मसलन इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट्स जो है ना वो कहना गलत है। इसी तरह एटिकेट्स, एटिकेट्स इज टोटली रॉन्ग। एडवाइस, मशवरा जो है, यानी ही गेव मी एडवाइसेस, वो बिल्कुल गलत अंग्रेजी है। अगर आपने इस तरह से कहना है तो आप फिर कहेंगे कि ही गेव मी सम एडवाइस या सम पीसेस ऑफ एडवाइस। लेकिन नेटिव स्पीकर जो है ना वो पीसेस का लफ्ज बहुत कम यूज करते हैं, वो यही कहेंगे ही गेव मी सम गुड एडवाइस। इसी तरह से एयरक्राफ्ट का जो लफ्ज है, एयरक्राफ्ट का भी लफ्ज जो है एस के साथ नहीं होता, प्लूरल उसका एयरक्राफ्ट ही है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ एस लगाना भी गलत होगा, तो बैक्टीरियाज नहीं। और हमारे यहाँ एक और लफ्ज है जो मीडिया में बहुत गलत इस्तेमाल होता है, वो है फुटेजेस। फुटेजेस। फुटेजेस इज आल्सो रॉन्ग। एविडेंसेस, एविडेंसेस इज अनदर मिस्टेक।
तो हम ये कह सकते हैं कि जी वी हैव अ लॉट ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, लेकिन ये नहीं कि वी हैव अ लॉट ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अच्छा जी, न्यूज़ेस। अच्छा जी, अमेरिका से जो न्यूज़ेस आ रही है ना वो अच्छी नहीं है। सो दिस इज टोटली रॉन्ग। सो न्यूज़ेस के बजाय आप ये कह सकते हैं द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द यूएस इज नॉट गुड। फिर इंफॉर्मेशन, बहुत सारे लोग हमारे बोल देते हैं इंफॉर्मेशंस, ये भी गलत है। इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ कभी एस नहीं लगता। आप ये कह सकते हैं कि ही हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कंट्री, ही हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सब्जेक्ट। अच्छा जी, एक और लफ्ज है ग्राफिटी। ग्राफिटी का मतलब होता है इश्तहारी, जो दीवारों पे नारे या पिक्चर्स बनी होती हैं। दीवारी नारों के लिए हमारे यहाँ जो है ना, आपको पता है क्या लफ्ज यूज होता है? वॉल चॉकिंग। बल्कि उर्दू अखबार भी वॉल चॉकिंग ही यूज करते हैं। वॉल चॉकिंग भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो यूज नहीं करते, तो उसके लिए वो ग्राफिटी यूज करते हैं। चाहे वो लिखा हुआ हो, नारे हैं, कुछ है, या कोई इमेजेस बने हुए हैं, कोई तस्वीरें बनी हुई हैं, तो वो भी जो हैं उसके लिए ग्राफिटी ही का लफ्ज यूज होता है। इससे सही। पहले रिशाद साहब, हम इजाजत लें, एक दो फिक्रे में और आपके तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। मसलन देर अगर हम ये कहें कि जी इस बस में कोई जगह नहीं है, तो आम तौर पे लोग ये कहते हैं कि जी देयर इज नो स्पेस इन दिस बस, जबकि इसका सही तर्जुमा ये होगा कि देयर इज नो रूम ऑन दिस बस। सही। तो रूम, ये वैसे अंग्रेजी भी अजीब व गरीब जबान है कि जहाँ पे रूम है नहीं वहां पे वो रूम इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे जगह है उसकी जगह रूम इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, तो बात समझ से बाहर है हमारे। तो ये जो है ना जी, हर जबान में ही तकरीबन इस तरह की चीजें होती हैं, और आपको यही, इसी को कहते हैं ना इडियोमैटिक इंग्लिश। तो इडियोमैटिक इंग्लिश कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको, खास तौर पे जब आप नेटिव स्पीकर्स के साथ बात कर रहे हैं, तो आप इडियोमैटिक इंग्लिश इस्तेमाल करें। या इसको इडियोटिक इंग्लिश कहेंगे। इडियोमैटिक आई वुड से, नॉट इडियोटिक। अच्छा, एक और रिशाद साहब, जी। अ, हमारे यहाँ पिछले दिनों मैंने एक प्रोफेसर साहब का इंटरव्यू किया, और वो रजीम का लफ्ज यूज कर रहे थे इन द सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो उनको मैंने गोश गुजार किया कि सर, रजीम और गवर्नमेंट में फर्क होता है। रजीम जो है ना, इस सेंस में जब आप यूज करते हैं, तो रजीम इज अनइलेक्टेड और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो रजीम का जो लफ्ज है ना, वो गवर्नमेंट के एज इंटरचेंजेबल नहीं यूज होना चाहिए, उसका मुतरादिफ के तौर पे नहीं यूज होना चाहिए। तो इसका मतलब पॉलिटिकल रिजीम भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, उसमें आप ये कह सकते हैं ना कि जैसे भुट्टो रजीम, वो कह रहे थे जी भुट्टो रजीम। अब भुट्टो साहब से चाहे जितना भी आप इख्तलाफ करें, हिज गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड, तो उसको आप गवर्नमेंट कहेंगे, द भुट्टो गवर्नमेंट डिड दैट, एंड यू नो बेनजीर गवर्नमेंट डिड दैट। तो शकील उसके साहब, लिए दूसरे प्लीज लफ्जों आप, में आप ये कह रहे हैं कि रिजीम हमेशा नॉन इलेक्टेड होती है? अनइलेक्टेड, यस। अच्छा। तो इसी के साथ रिशाद साहब, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत उम्मीद है शुक्रिया कि शकील साहब, आज हमने आपसे बड़े नए लफ्ज सीखे। कोशिश करेंगे याद रखें। उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, जो वीडियो देखेंगे, वो भी इनसे फायदा उठाएंगे और हमें फीडबैक भी जरूर देंगे। थैंक यू। थैंक यू।